आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने काइनेमेटिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। देखो एनसीईआरटी देखोगे ना, तो उसमें एक सर्कुलर मोशन वो पार्ट भी है, पर एनसीईआरटी में ना डायरेक्ट वो दिया हुआ है, हम उसको प्रॉपरली चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। पर कब पढ़ सकते हैं उसको ढंग से हमें स्टडी करना है। कब पढ़ सकते हैं? जब ये लॉज ऑफ मोशन जो आज स्टार्ट करेंगे, और एक और उसके बाद चैप्टर आता है पता तो वर्क एनर्जी पावर, वो ढंग से पढ़ो ना, तब सर्कुलर मोशन को अच्छी तरह पढ़ पाओ। वरना एनसीईआरटी में फिर क्या वो रटने वाला पार्ट हो जाएगा। तो वैसे स्टडी नहीं करना, हमें ढंग से स्टडी करना है। तो पहले लॉज ऑफ मोशन वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, इजीली आराम से हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट कर देते हैं, ओके। लिख लो चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। एग्जाम में तो ऐसा तो अलग से बता दूंगा थोड़ा, वो तो बहुत कम है, 10 मिनट का ही काम, 10-15 मिनट, वो अलग से बता दूंगा उनके लिए, ठीक टेंशन मत लो। ये चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें हम? लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन मतलब वो न्यूटन लॉज, यार 3 लॉ आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, वो अभी तक पढ़े होंगे, कहीं लिखा होगा, पर अब हमें आपको डिटेल में ढंग से स्टडी करना है। आज के दिन हम फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़ेंगे, ठीक। फर्स्ट और सेकंड लॉ हो जाएगा अपना, उसको ढंग से स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी तो कवर होने ही वाला है, और आई होप ये सबके दिमाग में बैठ चुका है। मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी में जो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जो लिखवा रहा हूँ वो इजीली तुम लिख सकते हो। स्कूल की एग्जाम है, बोर्ड की एग्जाम हो, व्हाटएवर, उसको लिख सकते हो। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि तुम्हें पूरे वो ऐसे ना लिखने पड़े। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम भी उस हिसाब से ही मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। वो बस ध्यान में रखना, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट लॉ पढ़े ना, उससे पहले डेफिनेशन छोटा सा पढ़ना है हमें। लिखो डेफिनेशन फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स का बेसिक मतलब, ठीक है, ट्रू और फॉल्स मुझे बताओ। कोई ऑब्जेक्ट पुश या पुल अगर फील करता है तो उसका फोर्स बोल सकता है। पुश या पुल फील कर रहा है उसको क्या बोल सकते हैं? वो क्या है, जो सेंसेशन है उसे क्या कहते हैं? हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। फोर्स का काम क्या होता है? सपोज एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, या फिर हम आइडियल केस अज्यूम कर रहे हैं। आइडियल केस का मतलब क्या हुआ? ये जो सरफेस है वो सब क्या एकदम स्मूथ है। स्मूथ है मतलब क्या बोलता हूँ? स्मूथ है मतलब इनडायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं? फ्रिक्शन नहीं है। स्मूथ है मतलब क्या है? फ्रिक्शन नहीं है, देखिए एकदम परफेक्टली स्मूथ है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है परफेक्टली स्मूथ,
सरफेस की जो ले सकते हो, एक पता है कौन सा ले सकते हो कि सपोज ये सरफेस है अपना, ठीक है, इधर ऑयल हर जगह डाल दो, एकदम स्लिपरी हो जाएगा उसका। बेसिकली स्लिपरी हो रहा है मतलब क्या, फ्रिक्शन तुमने क्या कर दिया, एकदम कम कर दिया। दूसरा अगर तुम्हें पता होगा आइस स्केटिंग होता है, तो पूरा जो लेयर होता है वो आइस का होता है, उसमें भी अगर हम नॉर्मली चलने जाए तो स्लिपी हो जाएंगे, फ्रिक्शन ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक और स्पोर्ट है उसे कर्लिंग कहते हैं, पता है किसी को, ओलंपिक स्पोर्ट है, कर्लिंग कहते हैं। क्या होता है उसमें, एक ऐसे एकदम फ्लैट सरफेस होता है और एक हेवी ब्लॉक होता है, उसको है ना एक टारगेट पे बस भेजना होता है। तो कैसे भेजते हैं, आगे का जो सरफेस है ना उसको थोड़ा ड्रैग करना होता है, रफ करना होता है, तो उससे अपने आप को जाता है, ठीक है, मतलब उसमें काफी स्किल्स है, ये ओलंपिक स्पोर्ट है। और उसका जो सरफेस होता है ना वो भी क्या होता है, काफी स्मूथ होता है, ठीक है। तो ऐसा एकदम स्मूथ सरफेस मान लो अगर, ठीक है, ये लॉज ऑफ मोशन तुमने जो पढ़ा हुआ है वो साइड पे कर दो, हम स्क्रैच से स्टार्टिंग से ढंग से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रखूँ, एकदम जेंटली ऐसे प्लेस कर रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, मूव करेगा, रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक, रेस्ट पे ही रहेगा। अगर मुझे इसको मूव करवाना हो तो क्या करूँ, फोर्स लगाना, ठीक है। मतलब अभी ये इसका कौन सा स्टेट था, रेस्ट, अगर मुझे वो स्टेट को ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे उस स्टेट को क्या करना है, चेंज करना है, मतलब मूव करना है, तो क्या लगाना पड़ेगा। और दूसरा केस लेते हैं, ये सेम फ्रिक्शनलेस एकदम स्मूथ सरफेस है, ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब अभी इसका स्टेट कौन सा है, मोशन का है। अब मुझे इसको रोकना है, मतलब इधर भी चेंज लाना है मुझे, कैसे लाऊंगा, मतलब फोर्स ही लगाना पड़ेगा, फोर्स ही लगाना पड़ेगा तभी होगा। तो ये जो पुश और पुल का जो सेंसेशन होता है उसे क्या कहते हैं, फोर्स। फोर्स का मेन काम क्या है, इतना जो एग्जांपल डिस्कस किया हमने, फोर्स का मेन काम क्या है, वो क्या करता है, मोशन देता है या चेंज इन मोशन, चेंज इन मोशन, ठीक है ना, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। जैसे एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता है, चेंज बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में ना चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितना चेंज हो रहा है। तो फोर्स का काम क्या है, चेंज करना। अगर वो चेंज कर रहा है कोई स्टेट को, तो हम बोल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, जो डिस्कस किया बस उसको अब ढंग से लिखना है, ठीक है ना, ऐसे सेम वर्ड्स में आएगा, ठीक है। तो वो रटने की जरूरत नहीं है, मैं लिखवा रहा हूँ, सोच समझ के लिखो आराम से, ठीक है। लिखो फोर्स में डेफिनेशन में, इट इज द सेंसेशन ऑफ पुश और पुल, इट इज द सेंसेशन of push or pull experience, the sensation of push or pull experienced by an object, the sensation of push or pull experienced by an object, ठीक है, full stop। कंटिन्यू में लिखो, it is also responsible, it is also responsible for the change in state of rest, it is also responsible for the change in state of rest or motion of an object, in state of rest or motion of an object, ठीक है। ये दूसरा चीज में समझ आ रहा है, स्टेट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो भी क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये डेफिनेशन, अब ये क्या कहते हैं, स्कूल के एग्जाम तो सबको देनी है, तो लिखने का तरीका जो 12th वाले जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, ठीक है, उनसे डिस्कस कर सकते हो कि जो अगर पता हो तो डिराइवेशन जाते हैं, डेफिनेशन जाते हैं, प्रॉब्लम्स जाते हैं। फिजिक्स में अगर बस तुम्हें ढंग से लिखना आता हो, मैं तुम्हें इंग्लिश में कुछ बोलूं ऐसे समझाऊं, तुम इजीली समझ जाओगे, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें सपोज कहूं कि तुम्हें इतना दूं, मैं 15 मिनट का टाइम दूं, मैं तुम्हें कहूं राइट समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वो एक पेज भर के लिखना है, 1 घंटा चला जाएगा ना, तुम आधा पेज भी नहीं लिख पाओगे। तो अपने आप में बहुत कुछ पता होगा, पर लिखना वो अपने बारे में ढंग से इंग्लिश में बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही यहाँ पे तुम्हें आइडियाज है तुम्हारे पास, बस ढंग से प्रेजेंट करना आना चाहिए,
तो इसीलिए साथ में प्रॉपरली स्टेटमेंट वो सब डालने, वो सब हैबिट अभी से डालने 11 तो 12th के जो तुम्हारे सीनियर्स हैं उनको अब वो हैबिट हो चुकी है, तो 11 पहले से कर रहे थे। तो अब वो डिराइवेशन वो सब होता है ना, मैं क्या करता हूँ डायग्राम बना देता हूँ, मैं बोलता हूँ खुद स्टेटमेंट लिख के दो मुझे। मेजोरिटी 90% स्टूडेंट एक जैसे ही प्रॉपर स्टेटमेंट लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तुम्हारी भी हैबिट हो जाएगी, बस अभी से करना होगा खुद, ठीक है। तो पहला जो केस है ऐसा डेफिनेशन पूछे, स्टेटमेंट लिख लिया, तो 2 मार्क्स का वो कितना लिखोगे ना, 1 ही मार्क्स मिलेगा। और साथ में हमेशा एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन, डायग्राम, इक्वेशन जो भी पॉसिबल हो हमेशा मेंशन करना, ठीक है। तो इसमें फोर्थ के केस में क्या क्या मेंशन, वो एसआई यूनिट वो सब हम लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन क्या होगा इसका एसआई न्यूटन, ठीक है, ब्रैकेट लिखो कैपिटल एन, एसआई यूनिट लिखो क्या है न्यूटन कैपिटल एन, ठीक है। और एक न्यूटन की वैल्यू भी होती है, वो भी इजीली लिख सकते हैं। एक कोई इक्वेशन अगर पता हो F इक्वल टू ma, तो इसका यूज करो। इसका यूनिट क्या होता है मास का? kg, इसका तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? kg मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे लिखूं, F को ब्रैकेट में बनाए मतलब क्या करते हैं? डायमेंशन याद है, MLT वो सब कर, फॉर्मूला है तुम्हारे पास, बस M इसका LC माइनस, ठीक है ना, ये क्या गया फोर्स का डायमेंशन आ गया, ठीक है। ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल में कितने सारे टाइप के फोर्स आते हैं, मुझे तो एग्जाम्पल दो। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, और चार्जेस के बीच में वो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स भी हो गया, फोर्स हो गए। लेकिन अब ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल इनफ है, ठीक है ना, अपना लिख सकते हो, ठीक है। अब ये देखो खुद अपनी नोट्स में देख सकते हो कि अगर ऐसे स्टेटमेंट लिखा है, ढंग से प्रॉपरली लिखा हो, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। जो चेक करने वाला वही सोचेगा भाई कहाँ पे मार्क्स कट करो, पॉसिबल ही नहीं है, सब कुछ प्रॉपरली लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे बस क्या हैबिट डालनी है, ओके। तो डेफिनेशंस को हमेशा ऐसे लिखना है ढंग से, ओके। और भी लिखेंगे तो मैं खुद लिखवाऊंगा तुम, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, लिख लो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ब्रैकेट में लिखो लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। फर्स्ट लॉ किसको याद है क्या? एक बेसिक आइडिया चाहिए मुझे, क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, पर कब तक? जब तक मुझे फोर्स में ना लगा। कोई कुछ चेंज करना हो तो क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। पर मुझे ये बताओ, तो चलो अगर मैं इधर अर्थ पे बात करूँ, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं एकदम जेंटली रिलीज कर रहा हूँ, तो उधर का उधर नहीं रहना चाहिए, मैंने को तो कोई फोर्स लगाया नहीं, क्यों नीचे आया? भले मैंने नहीं लगाया, एक फोर्स लग रहा था, कौन सा? ग्रेविटेशन। अब यही केस हम सपोज स्पेस में जाके करें, स्पेस में जाके करें मतलब क्या कि आसपास कोई प्लैनेट, कोई स्टार कुछ नहीं है, एम्प्टी है स्पेस, मतलब मैंने ग्रेविटी हटा दी है। अगर उधर जाके मैं ऐसे पेन को जेंटली ऐसे रख के छोड़ दूं, क्या होता है? उधर ही रहेगा, ठीक है ना। अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है? बिल्कुल वैलिड है, ठीक है ना। अब उसी स्पेस में सोचो, अगर ऐसे एक ऑब्जेक्ट जा रहा हूं, मैं ऐसे पेन को फेंक दूं, यहाँ पे अगर मैं ऐसे पेन को स्लाइड करवाऊं तो पेन आगे जाके क्या रुक जाएगा, तो उसमें भी बोलो मुझे क्यों रुक रहा है वो पेन? मतलब फोर्स तो लग ही रहा है, तो इसलिए स्पेस में करना जरूरी है। तो स्पेस में वेलोसिटी दे दी,
तो उस केस में क्या हो जाता ही रहेगा स्पीड। अगर मुझे उसको रोकना हो या उसकी स्पीड बढ़ानी हो, ऐसा कुछ करना हो तो फोर्स लगाना, कुछ भी चेंज लाना हो तो फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यही टाइम प्रैक्टिस को मैं खुद करनी है। बोलो कैसे लिखोगे स्टेटमेंट, क्या होगा? एवरीबॉडी या एन ऑब्जेक्ट को कुछ भी डाल सकते हो, क्या होगा? विल कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और कांस्टेंट मोशन या यूनिफॉर्म मोशन, वो जरूरी है। यूनिफॉर्म मोशन अनलेस an external force is applied या is acting on it, ठीक है ना? वो तो थोड़े बहुत एक्सचेंज कर सकते हो, लिख लो लॉ। ठीक है, an object continues to be in a state of rest, an object continues to be in a state of rest or motion or sorry uniform motion unless an external force is applied on it ठीक है। ये बेसिक क्या है अपना फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ जो है ना वो हमें दो चीजों का आइडिया देता है। अब उसको डिटेल में समझेंगे। तुमने जेल में इधर बस इतना पढ़ा हुआ है, रटा हुआ है, और इसको हमें प्रॉपर्ली समझना है। ठीक है, फर्स्ट लॉ को। तो ये जो फर्स्ट लॉ है ना वो हमें दो चीजों का आइडिया देता है। एक किसका आइडिया देता है? फोर्स का, कि मुझे कुछ भी चेंज करना हो ना तो क्या लगाना पड़ेगा? अपने आप होगा नहीं, मुझे फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो पहले वो क्या है? फोर्स का आइडिया देता है। मुझे बताओ ये लॉ फोर्स की वैल्यू देता है क्या कि इतना फोर्स लगाना पड़ेगा? वैल्यू नहीं दे रहा है, वो क्या है? सिर्फ आइडिया दे रहा है। ठीक है, अब ज्यादा या कम लगाना है वो भी मुझे खुद बताओ। ठीक है, तो वो जो मैंने बताया कि एकदम स्लिपरी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट है, मन में कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे बताओ। एकदम स्लिपरी सरफेस है, एक जगह कार है। ठीक है, एक तुम्हारे पास कार है और दूसरी जगह से वैसे साइकिल है। ठीक है, दोनों रेस्ट पे, तो रेस्ट पे रहेगी। फर्स्ट लॉ वो कहता है अब मुझे क्या करना है? दोनों को मूव करना है, सेम स्पीड देनी है। ठीक है, तो बाय फर्स्ट लॉ क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। चेंज कर रहा हूं मैं, फोर्स लगाना पड़ेगा। मुझे बताओ किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? कार में, साइकिल में? सेम फोर्स लगाना पड़ेगा। कार में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, एकदम सही। कार में, ठीक है ना, कार में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, साइकिल इजीली मूव होगी। अब सिनेरियो मैं ऑपोजिट कर रहा हूं, कार पहले से मूव कर रही है, साइकिल भी पहले से मूव कर रही है, दोनों सेम स्पीड से मूव कर रही है। अब तुम्हें क्या करना है? इसको स्टॉप करना है। तो भी फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फोर्स लगाना ही पड़ेगा। अब किसमें ज्यादा फोर्स लगाना? अभी भी कार में ही लगाना पड़ेगा। इधर भी मैं, अब मेरे पॉइंट पे ध्यान देना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। इधर भी मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेंज ला रहा हूँ। तो दोनों केस में मुझे क्या फोर्स लगाना पड़ेगा? दोनों केस में मुझे क्या कार पे ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अब तुम्हें फिजिक्स कुछ नहीं आता, ऐसा मान लो कि हम पहले के जमाने में गए, हम लॉजिक से स्टडी कर रहे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? पक्का कार के पास कुछ है ऐसा ज्यादा। हमें नहीं पता है, कुछ नहीं आता। ठीक है, तो पक्का कार के पास ऐसा कुछ तो है ज्यादा जो साइकिल में कम है। तो जो पहले के जो फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट, उनको थोड़ी पता था कि मास ज्यादा है या ये रीजन है। उन्होंने एक वर्ड दिया कि कार के पास कुछ ज्यादा है, साइकिल के पास वो चीज कम है। वो चीज क्या है? इनर्शिया। उन्होंने क्या बोला कि भाई कार के पास इनर्शिया ज्यादा है, साइकिल के पास इनर्शिया क्या है? मतलब इनर्शिया एक ऐसी चीज है जो चेंज का आइडिया देती है। अगर इनर्शिया ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, इनर्शिया कम होगा तो कम फोर्स में अपना काम हो जाएगा। सबसे पहले टर्म क्या है? मास नहीं है, सबसे पहले क्या है? इनर्शिया। तो इनर्शिया एक ऐसी चीज है जो हर एक ऑब्जेक्ट के पास है। ठीक है, तो इंट्यूटिवली समझा रहा हूँ, तो इसलिए ध्यान देना, कोई ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा हो तो उसमें चेंज लाना मुश्किल होगा, इजी होगा। इनर्शिया ज्यादा हो जैसे कार, तो क्या उसका मुश्किल हो गया। जिसका कम हो क्या होगा? आसान होगा। ठीक है ना, तो ये जो फर्स्ट लॉ दो चीज का आइडिया देता है, फोर्स का आइडिया देता है और इनर्शिया। वैल्यू नहीं देता है पर
आइडिया, ठीक है ना। तो उसके लिए एक टर्म है साइंस में, आइडिया अगर मिल रहा हो ज्यादा कम, वैल्यू नहीं मिल रही है बस आइडिया लग रहा है ज्यादा कम है, तो उसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर वैल्यू मिल रही है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो ये कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, क्वालिटेटिव, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखो, इट गिव्स आइडिया, इट गिव्स क्वालिटेटिव आइडिया, इट गिव्स qualitative idea, it gives qualitative idea about force and inertia. It gives qualitative idea about force and inertia. ठीक है, ये एक केस हो गया। अब इसमें एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। कौन सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये वो इनर्शिया का एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। इसके आगे इनर्शिया लिखो, INERTIA, इनर्शिया, ठीक है। उसका डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसका टेक्निकल थोड़ा टर्म है, लिखो, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, इट इज द रेजिस्टेंस offered by an object, is the resistance offered by an object to the change in its state, to the change in its state, to the change in its state of rest or motion, the change in its state of rest or मोशन, ठीक है। मतलब वो क्या है, उसको अपोज कर रहा है, जितना इनर्शिया ज्यादा वो क्या करेगा, अपना काम उतना मुश्किल करेगा, इसलिए एक तरह का क्या होता है, वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उतना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। कंटिन्यू में लिखो या नेक्स्ट टाइम में लिख सकते हो, हायर द इनर्शिया, हायर द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, higher the inertia of an object, greater the force required, higher the inertia of an object, greater the force required to change its state, greater the force required, greater the force required to change its state, ठीक है। ये बेसिक आइडिया है इनर्शिया। अब इनर्शिया को वैल्यू देनी है तो उसको होना चाहिए, तो धीरे धीरे जैसे फिजिक्स डेवलप हुआ तो पता चला इनर्शिया की ना बहुत सारी वैल्यू होती है, एक वैल्यू नहीं होती। सबसे बेसिक वैल्यू कौन सी होती है, मास, जैसे कार और साइकिल का मेन मतलब रीजन, तुम्हारा आंसर गलत नहीं था, क्यों ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा कार पे, क्योंकि उसका मास ज्यादा था। तो सबसे बेसिक आंसर क्या है, क्या ज्यादा था उसका, इनर्शिया। पर वैल्यू देनी हो तो क्या बोल सकते हो, क्या ज्यादा था उसका, मास ज्यादा था। तो मतलब मास का एक बेसिक मेजरमेंट बोल सकते हो, किसका, इनर्शिया, ठीक है। देख लो इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट, मास इज द प्राइमरी मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इज द प्राइमरी मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब रफली तुम बोल सकते हो कि भाई अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है ना तो मतलब उसका इनर्शिया भी क्या होगा, रफली बोल सकते हो। हर बात सही नहीं, 100% सही नहीं, ठीक है। हम जितना वो फिजिक्स धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए एक है ना बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ट्राई करूंगा कि क्लास में भी अपना वो एक्सपेरिमेंट हो जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ जितने हो सके उतने प्रैक्टिकल हो। मुझे बताओ वर्नियर कैलिपर स्क्रूवर्स कितनों का पढ़ हो चुका है प्रैक्टिकल, अच्छा मेजॉरिटी का हो चुका है, करना एक बार क्लास में, यहाँ पे तुम्हारे एग्जाम जो सब भी आएगी ना आगे तो क्लास में वो सब भी करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। वो मैं इंस्ट्रूमेंट है पढ़े अपने पास, ठीक है। तुम्हें भी दे दूंगा इंस्ट्रूमेंट और क्या कहते हैं सीख लेंगे, ठीक है ना। एक क्लास में प्रॉपरली सिखा दूंगा, वो जीरो एरर क्या कहते हैं रीडिंग कैसे लेते हैं प्रॉपरली, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट ढंग का एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, तो हमें काम आएगा, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट, काफी सारे एक्सपेरिमेंट के लैब में नहीं देते जिसमें हम साइंस मतलब सीख सकते हैं। एक बेसिक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ,
अभी के लिए, बाद में हम करेंगे क्लास में, इनर्शिया का ही बताता हूँ। सपोज ऐसे ये पेन है अपने पास, ठीक है, या अच्छा एग्जाम्पल ये पेन है, ठीक है, ये पेन का केस है, तो ये एक्सपेरिमेंट को हम हर इजीली कर सकते हैं। ये पेन अभी रेस्ट पे है, ठीक है। अब क्या करो, इसमें 3 सपोज हैवी ऑब्जेक्ट है, वेट है आइडेंटिकल, मान लो 1-1 किलो के वेट है। अब उसको तुम पहले कहा, ये ब्लेड है अपनी पेन की, ये जो स्क्रूज है ना एकदम नजदीक, उधर वो 3 वेट चिपका है, ठीक है, और मुझे इसको घुमाना है फर्स्ट लॉ, से फर्स्ट लॉ ही समझेंगे, अभी रेस्ट पे मुझे इसको घुमाना है, क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। जब मैं ऐसे पकड़ के ये फोर्स लगा, पहला केस ये, ठीक है, ध्यान रखें क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, 3 वेट लगा दिए नजदीक और मैं घुमा रहा हूँ, वो फोर्स कुछ F1 ले लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ दूसरे केस में, ये जो वेट थे ना, उनको मैं अब यहाँ पे एच पे चिपका और फिर क्या करना है, मुझे घुमाना है, तो वो फोर्स अब मुझे लगाना पड़ेगा F2। एक्सपेरिमेंट जब करोगे तुम, तो तुम्हें क्लियरली फील होगा कि F1 F2 में क्या फर्क है, कौन ज्यादा है कौन कम है, तुम फोर्स लगाओगे आइडिया लग जाएगा। पर अभी के लिए तुम्हें क्या लग रहा है, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, जब करेंगे एक्सपेरिमेंट तब तो इजी है, मतलब कुछ फील ही कर लोगे क्या ये ज्यादा ये कम है, पर तुम्हें क्या लग रहा है कौन सा होगा, F2 ज्यादा होगा, मतलब जहाँ पे मास दूर है ना उधर ज्यादा होगा, F1 कम होगा, उल्टा F2 है ना बहुत ज्यादा होगा, तुम्हें बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, F1 बहुत इजीली घूम जाएगा। मास सेम था अलग था, तो किस मास तो सेम था। तो अब मुझे बताओ, ऐसा तो दूसरे केस में क्या था, कुछ तो ज्यादा था, जो पहले केस में कम था, क्या था, क्या ज्यादा था दूसरे केस में, इनर्शिया। पेन का दूसरे केस में पेन का इनर्शिया ज्यादा था, पहले केस में पेन का इनर्शिया क्या था, कम, इसलिए उसको घुमाना क्या है, ज्यादा मुश्किल था, ठीक है, वो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। पर अभी के लिए बस ऐसे डायग्राम में ड्रॉ करके लिख सकते हो, एग्जाम्पल में जो बताया एग्जाम्पल वो सब मेंशन करना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल में पहले ऐसे स्टेटमेंट लिखो, रोटेटिंग अ फैन विथ अटैच्ड ब्लेड, रोटेटिंग अ फैन विथ अटैच्ड ब्लेड। ठीक है, ये केस 1, इसमें रोटेट करने में F1 फोर्स लगा, ठीक है। दूसरे केस में कैसे ड्रॉ करो, वेट को पहले सेंटर पे बनाओ, बाद में H पे बनाओ, इसको घुमाने में F2, यहाँ पे क्या लिखोगे, वेट सेट सेंटर, और यहाँ पे वेट सेट एज, करो ड्रॉ। चलिए ड्रॉ। स्टेटमेंट लिखो डायग्राम के नीचे, इवन दो both arrangements have same mass, even though both arrangements have
same mass. Remember, both elements have same mass. F2 greater than F1, वो symbol ही use करो. F2 greater than F1 because F2 greater than F1 because case 2 has higher क्या होगा? Inertia. Case 2 has higher inertia than case 1. Case 2 has higher inertia than case 1. ठीक है ना? तो inertia मतलब बेसिकली वो है, जितना मुश्किल होगा उतना ज्यादा inertia होगा. खत्म. बेसिकली इंट्यूशन वो है. ठीक है ना? उसका inertia क्या होगा? ज्यादा. ओके. ठीक है. तो ये क्या हमने फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ लिया. ठीक है. फर्स्ट लॉ में कोई इक्वेशन फॉर्मूला कुछ नहीं, बस ऐसे स्टडी करना आना चाहिए. ठीक है ना? फर्स्ट लॉ को ढंग से समझना. अब तक ऐसे वैसे रख लिया होगा, पर ऐसे देखो कितना डीप में जा सकते हैं. ठीक है. अब सेकंड लॉ पढ़े. सेकंड लॉ से पहले भी एक डेफिनेशन पढ़ना क्या जरूरी है, बाद में हम सेकंड लॉ पे आ सकते हैं. तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, मोमेंटम. मोमेंटम ओके. मोमेंटम का फॉर्मूला पता है क्या? सिंबल क्या होता है? स्मॉल पी. ठीक है. ब्रैकेट को ऐड कर दो, स्मॉल पी, और वो वेक्टर है ऊपर एरो बनाना, स्मॉल पी. फॉर्मूला बोलो, P इक्वल टू mv. एम तो चलो मास है, v स्पीड है, वेलोसिटी है. तो इधर एरो आना चाहिए, यहाँ पे भी एरो. ये बेसिक क्या हो गया अपना मोमेंटम. डिफाइन करके बताओ. The product of mass and velocity of an object is called moment. ठीक है. लिख लो डेफिनेशन, बाद में फॉर्मूला लिख लेना. The product of mass and velocity of an object is called momentum. Called momentum. ठीक है ना? मतलब फॉर्मूला लिख लो, बॉक्स बना दो उसमें. ठीक है. P इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv. ठीक है ना? अब से मुझे बताओ, ये सेम 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बताओ और क्या क्या मैं इसमें ऐड करूं. क्या? एक तो वेक्टर क्वांटिटी लिख सकते हो, और असाइनमेंट क्या होगा? kg मीटर पर सेकेंड. एक और चीज क्या ऐड कर सकते हो? डायमेंशन. डायमेंशन क्या होगा इसका? डायमेंशन m -1 ऐड कर दो. तो वेक्टर क्वांटिटी, SI यूनिट, डायमेंशन सब ऐड करो. ठीक है. इसमें ना मोमेंटम का देखो, इनर्शिया का मैंने इंट्यूशन बता दिया कि दो ऑब्जेक्ट कंपेयर करना हो, जिसमें ज्यादा मुश्किल लगे हमें, मतलब क्या उसका ज्यादा इनर्शिया. खत्म. बेसिकली वो होता है. ठीक है. फोर्स भी, तुम अगर पुश या पुल कुछ फील कर रहे हो तो उस चीज को, उस फीलिंग को क्या कहते हैं? फोर्स. ठीक है. तो इंट्यूशन तो समझ में आता है. मोमेंटम क्या आइडिया देता है कि एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा है, कम है, तो वो किसका आइडिया देगा? तो अगर तुम्हें कहूँ एक एग्जांपल से, सपोज ये एक तुम्हारे पास बॉल है. ठीक है. ये सपोज 2 ऑब्जेक्ट है. एक मान लो प्लास्टिक का बॉल है और दूसरा वो सीजन बॉल. ठीक है. अब दोनों बॉल को मैं फेंक रहा हूँ आगे. ठीक है. सेम स्पीड से फेंक रहा हूँ. ठीक है. कौन ज्यादा इम्पैक्ट करेगा? कि अगर सपोज बॉल पे मैं डालू, ऑब्वियसली सीजन बॉल ज्यादा इम्पैक्ट करेगा. क्या रीजन है उसका? मास ज्यादा है ना, पर बेसिकली क्या ज्यादा है? मास की वजह से क्या ज्यादा होगा? मोमेंटम ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा वो इम्पैक्ट कर रहा है. मोमेंटम किसका आइडिया देता है? इम्पैक्ट. मोमेंटम जितना ज्यादा होता है ना ऑब्जेक्ट का, उतना ज्यादा वो क्या कर पाएगा? इम्पैक्ट कर पाएगा. ठीक है.
उस रीजन से मुझे समझाओ, बुलेट हम गन फायर करते हैं, बुलेट क्यों इतना ज्यादा नुकसान करती है? कोई वॉल से मैं फायर करूँ पूरा छेद बन जाता है, वेलोसिटी ज्यादा होती है, और थोड़ा आगे बढ़ो वेलोसिटी तो एक ज्यादा है, उसकी वजह से उसका मोमेंटम क्या हो जाता है? बेटर वर्ड, वेलोसिटी प्रॉपर वर्ड गलत नहीं है, पर बेटर ऑप्शन क्या है? मोमेंटम। उसका मोमेंटम क्या है? ज्यादा है। ये उसके वीडियोस देखे हो तो अगर सपोज नहीं यार ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे बुलेट फायर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक होल बन जाएगा इम्पैक्ट की वजह से। अब वो होल कोई बुलेट की साइज का नहीं होता, थोड़ा बड़ा हो, तो जितना ज्यादा वो क्या कहते हैं पावरफुल बुलेट होगी उतना ज्यादा क्या होगा? उसका मोमेंटम होगा, उतना ही बड़ा क्या होगा? इम्पैक्ट होगा। ठीक है ना? जितना ज्यादा मोमेंटम, बेसिकली तुम्हें कभी ऐसा सोचना हो कि भाई एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बहुत ज्यादा है, मतलब बेसिकली क्या है? वो ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है वो ऑब्जेक्ट, उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे मोमेंटम हम स्टडी करते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल पता है मोमेंटम का जो काफी यूज होता है, वो एक स्पोर्ट है, कौन सा? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग बाद में वो आजकल वो ज्यादा जो चल रहा है UFC, जिसमें ग्लव्स नहीं आते, ग्लव्स आते हैं पर वो बहुत पतले होते हैं, तो डायरेक्ट जो पंच लगता है वो पूरा उसका ही क्या कहते हैं आम का ही लगता है। बॉक्सिंग में तो क्या है? ग्लव्स का इम्पैक्ट आता है। ठीक है, पर वो दोनों में से कोई भी एक स्पोर्ट ले सकते हो, सेम ही है। जो बॉक्सर्स ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, तुम एकदम जोर से पंच करो कोई को, ठीक है, मन में, रियल में नहीं तो ऐसे पता है क्या होगा कि पंच करने जाओगे ना, अपने हाथ पे भी लगता है, वो हम पढ़ेंगे आगे, थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन, अपने हाथों पे भी उतना लगता है। अगर ढंग से पंच नहीं करोगे ना, तुम्हारा हाथ टूट सकता है। पता है ऐसे वो होता है, उतना वो बोन जो होते हैं फेस के बहुत टफ होते हैं, तो उतना ही दर्द हमें भी होता है। तो जो बॉक्सर्स, जो फाइटर्स होते हैं, वो जो इतने सालों ट्रेनिंग करते हैं ना, वो बेसिकली पता है क्या करते हैं? उनके आर्म्स तो देखो, मास तो इतना फिक्स ही रहने वाला है, ऐसा तो नहीं है कि उनका मास एकदम ज्यादा बढ़ जाएगा, उनको वेट की कैटेगरी होती है, उनका फिक्स रहना पड़ता है। तो लोग जो ट्रेनिंग करते हैं वो क्या करते हैं? बेसिकली बॉक्सिंग मतलब क्या? इम्पैक्ट है, जितना अच्छा इम्पैक्ट होगा उतना रिजल्ट तुम्हारा अच्छा होगा। तो जो ट्रेनिंग करते हैं वो क्या करते हैं कि उनके जो आर्म का जो मोमेंटम है ना, वो प्रॉपर मैक्सिमम इम्पैक्ट हो, तो सामने वाले अपोनेंट पे क्या होगा? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। इसलिए वो उसकी ट्रेनिंग लेते हैं प्रॉपर कि भाई मैं अगर क्या कहते हैं हिट करूं तो सबसे ज्यादा मोमेंटम से मैं हिट करना चाहता हूँ, तो उतना ज्यादा क्या होगा? इम्पैक्ट होगा। इसलिए काफी सारे ऐसे वीडियोस जिसमें से मतलब छोटा बॉक्सर भी क्या एक बड़े बॉक्सर को इजीली नॉकआउट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर इम्पैक्ट ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, वो एक केस है। दूसरा केस मैं कहूँ कि ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं। अगर पता हो तो स्पेस में जो सैटेलाइट्स और वो सब घूमते हैं अर्थ के आसपास, तो उसमें ये सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट है, ये भी हम पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा। और अभी के लिए मुझे बताओ क्या लगता है, ये जो सैटेलाइट घूमता है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी, डेब्रिस जो होता है, कचरा एक तरह से बोल सकते हैं, वो भी घूमता है अर्थ के आसपास ग्रेविटी की वजह से। उनकी स्पीड क्या लगती है? स्लो होती है, फास्ट होती है, क्या लगता है? पता चाहिए? बहुत फास्ट होती है, बुलेट से 2-3 गुना फास्ट होती है। बुलेट से 2-3 गुना फास्ट होती है। क्यों? इधर आसपास एयर ही नहीं है, फ्रिक्शन ही नहीं है, एकदम इजीली वो जा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी हाई स्पीड पे। अब सपोज इतना छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है, इतना छोटा सा स्पेस में घूम रहा है, इतनी हाई स्पीड से घूम रहा है, अब बीच में कोई सैटेलाइट आ गया, टकरा गया, तो इम्पैक्ट क्या होगा? हाई या लो? हाई। तो जो अभी मैंने बताया कि बुलेट अगर इतना मूव कर रही है, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है ना लैब में ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो साइंटिस्ट ने किया था। क्या किया था? एक ब्लॉक लिया था मेटल का, ठीक है, और वो चैम्बर होता है, ऐसे बंद कर देते हैं, पूरी हवा निकाल देते हैं और बाद में पार करते हैं, वैक्यूम चैम्बर। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे छोटा सा पीस ना और इतना बड़ा ब्लॉक, उन्होंने क्या किया, एकदम हाई स्पीड से ऐसे इधर इम्पैक्ट करवाया, तो जो होल बना वो कितना बड़ा होल बना कि पूरा ब्लॉक कवर हो गया, उतनी स्पीड था। इतना छोटा मास क्या है, कुछ नहीं है इसका। तो तुम्हें प्रॉपर इसको समझाना हो, रीजन समझाना हो, तो क्या होगा, क्यों इतना ज्यादा इम्पैक्ट है, क्या ज्यादा था, उसको ज्यादा था, क्या होगा? मोमेंट। पहला टर्म स्पीड आना चाहिए, फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? मोमेंट, कि उसका ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मोमेंटम बेसिकली किसका आइडिया देता है? इम्पैक्ट।
इतना इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है। तो वो एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दो, वो एक ध्यान रखा है, नया पॉइंट है। मोमेंटम गिव्स द आइडिया ऑफ इम्पैक्ट, मोमेंटम gives the idea of impact transferred by the object. Impact transferred by the object. ठीक है, मोमेंटम क्या उसका आइडिया देता है। ओके, इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं, बाद में सेकंड लॉ ढंग से पढ़ पाएंगे। सेकंड लॉ बहुत काम करता है, ठीक है, उसमें इक्वेशंस भी आएगी। लिख लो क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ a 2 kg particle, position of a 2 kg particle is given by, position of a 2 kg particle is given by, लिखो ये इक्वेशन, x equal to t cube by 3 minus t square, x equal to t cube by 3 minus t square. Find its momentum. Find its momentum at t equal to 3 seconds. Find its momentum at t equal to 3 seconds. ठीक है, ट्राई करो एक बार अपने। कपल यूनिट दो सब मास दिया हुआ है, कैसे भी करके v निकालना है तुम्हें। शिक्षा रहेगी, v कैसे निकाले इसमें बोलो। v इक्वल टू dx बाई dt है ना, हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा है। v इक्वल टू dx बाई dt, डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिल जाएगा, v क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, आगे आ जाएगा ना, थ्री कैंसल, t स्क्वायर माइनस इसका 2t। हमें कौन से टाइम पे निकालना है, 3 सेकेंड पे। इधर 3 डाल दो तो v कितना आ रहा है, 9 माइनस 6 कितना आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड। और मोमेंटम चाहिए तो p इक्वल टू mv 2 into 3 कितना हो गया, 6 यूनिट भी लिखना है, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया अपना मोमेंटम। ये जो है वो तो क्या लिखी, वैल्यू लिखी, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, मतलब डायरेक्शन भी देनी है। क्या लगता है कैसे लिखूं मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ये तो वैल्यू है, साथ में डायरेक्शन भी देनी चाहिए। डायरेक्शन देनी चाहिए मतलब क्या, डायरेक्शन के लिए हमने स्टडी किया वेक्टर्स में, आई कैप जे कैप के कैप, वो डायरेक्शन के लिए काम बोलो। इसका मतलब क्या, पार्टिकल कितना मूव कर रहा है, मूव कर रहे हैं, तो क्या आना चाहिए,
क्या था अपना मोमेंटम। अब सेकेंड लॉ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब से प्रॉब्लम्स आएंगे, अब मतलब प्रॉपर इक्वेशन सबसे स्टडी करेंगे, ठीक है। लिख लो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ओके। इसमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है, देखो न्यूटन ने पहला लॉ जो लिखा, जो दिया, उसमें क्या आइडिया मिल रहा है, क्या भाई इधर फोर्स ज्यादा लगेगा, इधर कम लगेगा। रीजन क्या था, इनर्शिया, एक का ज्यादा था, एक का कम था। अब इसके एक स्टेप आगे आते हैं, तो अब मुझे जानना है फोर्स तो चलो लगाना पड़ेगा, पर कितना लगाना पड़ेगा, वैल्यू भी होनी चाहिए ना। तो कोई भी चीज की वैल्यू कहाँ से आती है, कोई फॉर्मूला है इक्वेशन से। तो न्यूटन ने एक फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू एम ए नहीं, एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, F इक्वल टू एम ए नहीं आया था, ये एम ए कहाँ से आएगा मैं बताऊंगा। तो ये भी सबसे पहले ये आया था, F इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम, डेल्टा टी तो क्या टाइम, डिवाइड करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, इधर से वैल्यू आएगा, ये है सेकेंड। इसको अब तुम्हें बस स्टेटमेंट में ढंग से लिखना है। तो क्या होगा, ये चेंज इन मोमेंटम, हम यूनिट डायमेंशन में पढ़ चुके हैं। अगर डिवीजन में टाइम जैसा कुछ आए तो क्या करते हैं, पर यूनिट यूज कर सकते हैं। दूसरा वर्ड कौन सा यूज करते हैं, रेट। तो रेट बेटर रेजर, क्या लिखोगे इस पार्ट को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, पर इक्वल की जगह प्रोपोर्शनल है, इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स लाइन। ये है बस इसको ढंग से स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है ना। मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज, the rate of change of momentum, the rate of change of momentum is directly proportional to the net external force applied, is directly proportional to the net external force applied on the object, ठीक है, फुल स्टॉप। और कंटिन्यू में भी एक और चीज भी ऐड करनी है, क्या ऐड करनी है, हमें डायरेक्शन के बारे में ऐड करना है। तो इधर मुझे बताओ, देखो इक्वल साइन है, इक्वल साइन का मतलब क्या है, वैल्यूज तो सेम होगी, पर साथ में क्या डायरेक्शन भी सेम होगी। तो जो एफ की डायरेक्शन है वो मोमेंटम की डायरेक्शन है, क्या जो फोर्स की डायरेक्शन वो मोमेंटम की डायरेक्शन है। चलो ऑप्शन देता हूँ तो शायद और क्लियर हो। फोर्स की डायरेक्शन इधर किसके बारे में, मोमेंटम के बारे में, चेंज इन मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम समझना है, मोमेंटम अलग है, चेंज इन मोमेंटम अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा स्टेटमेंट भी ऐड करना होता है, ठीक है। लिखो दिस चेंज इन मोमेंटम, दिस चेंज इन मोमेंटम is in the direction of the net force, is in the direction of net force, ठीक है ना। ये पूरा है सेकेंड लॉ, ठीक है। तो लिखना वो तो ठीक है, शुरुआत में हेल्प कर रहा हूँ, पर धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी, ठीक है, अपने आप में लिख पाओगे। तो स्टेटमेंट लिख लिया, अब इक्वेशन लिखनी है, तो पहले तो क्या प्रोपोर्शनलिटी डालेंगे, और ये आयोग ये तो सबको पता होगा, इक्वल साइन डाले तो साथ में आता है। इधर सिंप्लिसिटी के लिए हम के को क्या वन कर देते हैं, तो इसलिए इक्वेशन आती है F इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये है सेकंड, ठीक है ना। इस पे बॉक्स बना देना, ये पहले ये लिखो, और ध्यान दो इसमें, ध्यान दो इतना लिखो ना कि बॉक्स बना, उससे पहले लिखना कि फॉर सिंप्लिसिटी के इक्वल टू 1, उसके बाद ये फाइनल क्वेश्चन।
देखिए ठीक है, ये एक वैल्यू आई, इसमें इंस्टेंटेनियसली लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, एक मोमेंट पे डेल्टा टी बाई डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा हो तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है ना, क्या लिखते हैं, dp बाय dt, ठीक है। तो इसके आगे लिखो फॉर इंस्टेंटेनियस फोर्स, फॉर इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू dp बाय dt, ठीक है ना। इस पे भी बॉक्स बना, ये भी एक काम की प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा क्या पूछा है। F इक्वल टू dp बाय dt, ठीक है। अब इसको स्टडी करते हैं, ठीक है थोड़ा। अब ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया है सर, फिर भी लिखोगे ना प्रॉपरली ये सब, ठीक है। अगर स्कूल में जो फैकल्टी है, अगर उनको फिजिक्स आता हो तो अच्छा, मतलब मार्क्स देंगे वो प्रॉपर, ठीक है ना। तो इधर एफ इक्वल टू, ध्यान दो, देखो पी की जगह, ठीक है ध्यान देना, पी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, एम लिख सकता हूँ। अब dt, यहाँ पे dt बाई dt है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन है, याद है मल्टीप्लिकेशन रूल, एक को ऐसा ही रखते हैं, दूसरे का मल्टीप्लिकेशन बाद में उल्टा करते हैं। तो इधर वो रूल लगा रहे हैं, लिखो ये, इसके बाद ये लिखो, सब्स्टिट्यूट कर लिए। इसके नीचे लिखो अप्लाइंग मल्टीप्लिकेशन रूल, अप्लाइंग मल्टीप्लिकेशन रूल in differentiation, applying multiplication rule in differentiation। तो मल्टीप्लिकेशन रूल अगर अप्लाई करें तो F इक्वल टू, वो रूल क्या कहता है, पहले M को मैं ऐसा ही रख रहा हूँ, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, V का, तो क्या लिखेंगे, dV बाय dt प्लस, अब क्या होगा, अब v ऐसा ही रहेगा, अब v को ऐसा ही रखो, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, n का, तो क्या लिखेंगे, dn बाय, ठीक, बॉक्स मत बनाना, जिसपे मैं बना उस पे बॉक्स बना, वो इक्वेशन काम आएगी तो स्टडी कर सकते हैं। तो फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब फोर्स में बेसिकली दो पार्ट आते हैं, एक पार्ट क्या है, वेलोसिटी चेंज होता है, और दूसरे पार्ट में मास चेंज होता है, ठीक है, मास चेंज होता है। तो दो केस हमें यहाँ पे स्टडी करने होते हैं। इसके नीचे लिखो केस वन, मास इज कांस्टेंट, but velocity changes, mass is constant but velocity changes। मास अगर कांस्टेंट हो तो dm बाई dt, मतलब डिफरेंशिएशन, या तो अगर कोई चीज कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो अभी इक्वेशन पे फोकस करते हैं, कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, तो एक ही टर्म बचा, तो क्या आ जाएगा, f इक्वल टू m dv बाई dt, dv बाई dt पता है किसी को, dv बाई dt मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। आगे इक्वेशन f इक्वल टू m, ठीक है, f इक्वल टू m, जो ऑलरेडी तुमने पढ़ी हुई है, ठीक है, वो इक्वेशन हमने डिराइव कर ली, क्या है, f इक्वल टू m। देखिए, तो
F इक्वल टू एम ए, जो तुम्हें पहले से ही पता हो, ये इसको ना थोड़ा समझो। F इक्वल टू एम ए वो यूनिवर्सल नहीं है, सिर्फ केस 1 है। कब मतलब F इक्वल टू एम ए कब लगा सकते हो? जब मास क्या हो, कांस्टेंट। मास एक ऑब्जेक्ट, अब सपोज एक पेन की मैं बात करूं, इस पेन पे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, इसको मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, मुझे स्टडी करना हो, F इक्वल टू एम ए लगा सकता हूँ? क्यों लगा सकते हैं? मास कांस्टेंट रहेगा, इसका क्या मास चेंज होने वाला है, ठीक है ना? मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बिल्कुल इधर क्या F इक्वल टू एम ए लगा सकते हो, ठीक है? डिपेंड करेगा, तो स्टडी करना हमें आना चाहिए, ठीक है? तो केस 1 है। केस 2 लिखो, केस 2, केस 2, velocity is constant, velocity is constant, but mass changes. Velocity is constant, but mass changes. मतलब कुछ केस ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dv by dt क्या हो जाएगा, 0, उसका डिफरेंशिएशन 0 का। तो आप बताओ f की इक्वेशन क्या है? देखो मेन d by dt 0 हो गया, तो क्या बचता है, v dm by dt। मतलब अगर मास टाइम पे चेंज होता है ना, तो ये इक्वेशन लगानी होती है, f इक्वल टू v dm by dt। इंस्टेंटेनियस भी होता है या एवरेज भी होता है? अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं इंटीग्रल बोल रही एवरेज बोल, एक ही बात है। लिख लिया ये। अब देखो इसमें ध्यान देना, v क्या है, वेलोसिटी। dm by dt का मतलब, इसका मीनिंग होता है, dm by dt का मतलब क्या है, टाइम के साथ कैसे मास चेंज हो रहा है। इसका यूनिट बता सकते हो dm by dt? kg पर सेकेंड। तो मैं सपोज ऐसा बोलूं कि सपोज एक पाइप है, इस पाइप में से वाटर फ्लो हो रहा है, ऐसा दिया हुआ है 0.5 kg पर सेकेंड, में ऐसे लिख रहा हूँ 0.5 kg पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा, इधर से हर सेकेंड में 0.5 kg बाहर निकलता है, तो ये उसे क्या कहते हैं, dm by dt कहते हैं। उसका एक नाम है, लिख लो, here dm by dt is called, here dm by dt is called mass flow rate, mass flow rate, dm by dt is called mass flow rate। मतलब जहाँ पे मास चेंज होता है ना, वहां पे लगाना होता है इक्वेशन, f इक्वल टू क्या लगाओगे, v dm by dt। ऐसा मिनट भी लिख लो उसका, kg पर सेकेंड, ऐसा यूनिट kg पर सेकेंड, ठीक है। मुझे कोई एग्जांपल, या चलो एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे वो बलून, हम बलून अगर ब्लो करें, ठीक है, बलून को ब्लो करें, तो अब जहां से हम ब्लो कर रहे हैं, तो ये पार्ट मैं पकड़ के रखूं, ठीक है, और रिलीज करूं बलून। मुझे फर्स्ट लॉ में पढ़ लिया है, बलून पहले तो ये बताओ ऑब्जर्वेशन अपना क्या होगा, बलून रेस्ट पे रहेगा या मूव कर, स्पेस में ऐसा मान लो, या मूव करेगा, मूव करेगा आगे। मुझे फर्स्ट लॉ से समझाओ, अगर मैं उसको रेस्ट पे लगा, अपने आप मूव कर रहा है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि पक्का इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो मैं तो रेस्ट पे था, छोड़ा था, अपने आप मूव कर रहा, पक्का उस पे क्या है, फोर्स लग रहा है। अब सेकेंड लॉ बताएगा कि वो फोर्स में कैसे निकल। तो इधर मुझे बताओ, इस केस में, बलून के केस में, मैं केस 1 लगाऊं या केस 2 लगाऊं? क्यों केस 2? बलून का मास क्यों आगे जा रहा है, उसका रीजन के अंदर एयर है, ये पता, तो जैसे आगे जाता है तो डिफ्लेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि एयर क्या हो रही है, बाहर निकल, तो मैं बोल सकता हूँ ना, मास क्या हो रहा है, बाहर निकल। सिस्टम से जब मास बाहर निकल रहा हो या अंदर आ रहा हो, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, F इक्वल टू B वो लगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी ऐसा केस है ना, जहाँ पे मास चेंज हो रहा हो, वहाँ पे ठीक है, F इक्वल टू B dm by, ठीक है ना।
तो ये केस ले सकते हो बलून वाला। मुझे आपको एग्जांपल दो, मैंने एक केस किया, एग्जांपल दिया बलून का, एग्जांपल में लिख सकते हो एयर बलून, ठीक है। एग्जांपल में क्या लिख सकते हो, एयर बलून। प्रॉब्लम करोगे तो आइडिया लगेगा ना कि हाँ भाई ऐसे मैं लगा सकता हूँ। और कोई एग्जांपल मुझे दो जहाँ पे ऐसे मास चेंज हो रहा हो, ऑब्जेक्ट मूव करता है। मैं एग्जांपल दूंगा, तुम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ऐसा होता है, सही है। और खुद तो सोचो, बोलो कोई एग्जांपल। जो फायर क्रैकर्स होते हैं, पटाखे जो होते हैं, उसमें जो रॉकेट होता है, हम जला रहे हैं रॉकेट को यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, वो पाउडर होता है, एक्सप्लोसिव पाउडर। अब वो ऐसे वो लोग अरेंज करते हैं कि वो तुरंत एक्सप्लोड ना हो, एक साथ ना जले, धीरे धीरे चले। तो बेसिकली ये रॉकेट का जब मोशन होता है तो पीछे से ऐसे आगे निकलती है, मतलब बेसिकली वो जो पाउडर है वो क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है सिस्टम से। तो रॉकेट एक सिस्टम हो गया, तो उधर से मास बाहर निकल रहा है, तो इसमें रॉकेट में क्या लगता है, फोर्स। तो उस केस में कौन सी इक्वेशन अप्लाई करोगे, VdN/dt, वही अप्लाई करेंगे रॉकेट की। ये फायर क्रैकर की बात थी। अब जो बड़े रॉकेट्स होते हैं जो स्पेस में भेजते हैं, सैटेलाइट और वो सब भेजने के लिए, तो उसमें बेसिक अगर रॉकेट की डिजाइन हम देखें तो ऑलमोस्ट सबकी सेम ही होती है। टेक्निकली बहुत फर्क होता है, पर बेसिक डिजाइन तो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इसमें ये मेन पार्ट है, ये क्या है, बूस्टर जो होता है, ठीक है। अब अगर तुम्हें आइडिया तो मुझे बताओ, सपोज मुझे सैटेलाइट को भेजना है, ठीक है, स्पेस में, तो क्या रॉकेट नहीं भेजते हैं, सैटेलाइट को कहाँ पे रखते हैं, वो पता है आइडिया, कहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, जो भी उसे पेलोड कहते हैं, जो भी हमें भेजना होता है ना, उसको हमेशा टॉप में रखना होता है। अब वो सैटेलाइट हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकता है, टेलीस्कोप हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है, वो हमेशा ऊपर होता है। बाकी का पार्ट नीचे ऑब्वियसली इंजन होता है। इधर क्या होता है, क्या होता है, फ्यूल, पूरा फ्यूल होता है, पूरा फ्यूल होता है। तो अब जब रॉकेट का इंजन स्टार्ट हो रहा है तो उसके वीडियो का भी लॉन्च के देखोगे, पता है कितना वो धुआं और वो सब निकलता है, कितना मास, कम मास निकल रहा है, ज्यादा मास निकल रहा है, बहुत ज्यादा मास, मतलब कौन सी वैल्यू हाई होगी, DM/dt बहुत हाई होता है, तो उसके ऊपर फोर्स भी क्या होगा, बहुत हाई मिलेगा। तो इसलिए रॉकेट क्या लिफ्ट हो सकता है। कितना हाई होता है पता है, जो अपना ये इंडिया के जो रॉकेट्स हैं, मैं उसका नाम भूल गया कौन सा रॉकेट है, पर उसमें एक जो रॉकेट है ना, वो पता है कितना फ्यूल बर्न करता है। DM/dt मतलब वही हुआ ना कि हर सेकेंड कितना फ्यूल यूज हो रहा है, कितना फ्यूल यूज होता है पता है, इसमें 2 टन पर सेकेंड, 2 टन पर सेकेंड मतलब कितना हुआ, 2000 किलो एक सेकेंड में। सोचो एक सेकेंड में 2000 किलो फ्यूल यूज हो रहा है हर सेकेंड, मतलब कितना बड़ा अमाउंट हुआ। 2000 किलो की बात करें मतलब क्या, ये आधा रूम फ्यूल हो सकता है, ठीक है, हर सेकेंड, ना हर सेकेंड में उतना बर्न हो रहा है। तो ये वैल्यू कुछ सोचो कितनी हाई हो गई, फोर्स भी क्या होता है, हाई होगा। तो इसलिए रॉकेट के केस में ना, ये जो पूरा पार्ट होता है ना, वो फ्यूल ही डालना पड़ता है, क्योंकि बहुत फास्ट मिनट में 2-3 मिनट में तो पूरा कंज्यूम हो जाता है। तो हर सेकंड में कुछ सुना, हर सेकंड में 2 टन फ्यूल यूज हो रहा है, मतलब कितना यूज हो रहा है, तो पूरा 2-3 मिनट में तो खाली हो जाता है। तो इसलिए रॉकेट क्या है, काफी हाई स्पीड से उधर पहुंच जाता है, बाद में तो धीरे धीरे अपना हायर एल्टीट्यूड पर उसको फेस करते हैं, ठीक है। इसकी साइज देखोगे ना, एक्चुअल रॉकेट की मैंने नहीं देखी, मेरा मन है बहुत कि एक बार रियल में देखो। इसकी साइज पता है कितनी होती है सब रॉकेट की, जो 12-15 माइल की जो बिल्डिंग्स होती है उतनी साइज होती है सब रॉकेट। तो सोचो अगर 12 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो शुरुआत के जो 10 फ्लोर है उधर तक क्या है, सिर्फ फ्यूल है, बाकी के जो 2 फ्लोर बचे हैं सिर्फ उसमें वो पेलोड होता है, सैटेलाइट होता है। सोचो मतलब कितना फ्यूल हो गया, बिल्डिंग की साइज की चीजों से सिर्फ फ्यूल ही है। तो ऐसे केस में डोमिनेंट इक्वेशन
वो लोग जो स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी कि एकदम नो डाउट थोड़ा एडवांस लेवल का फिजिक्स वो सब लगता है, पर जो बेस प्रिंसिपल है उनको भी पता होता है कौन सा केस लगने वाला है, ये केस लगना है। तो ऐसे वो बेसिक फिजिक्स से वो कभी चेंज नहीं होता है। तो उस केस में रॉकेट के केस में कौन सी होती है इक्वेशन वैल्यू, ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए कब क्या आइडेंटिफाई करना है। एक और केस, ये सपोज मान लो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर, ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। अब अगर सपोज हम ऐसे ही कार्ट में बैठे हैं, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी मिलते हैं, और ऐसे हम कार्ट में बैठे हैं, ठीक है, और फायर एक्सटिंग्विशर है। अगर मैं फायर एक्सटिंग्विशर ऑन करूं तो अब तुमने फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ये सब पढ़ लिया है, मुझे इससे समझाओ क्या होना चाहिए। ये आगे जाएगा, क्यों आगे जाएगा, पहले फर्स्ट लॉ से समझाओ। अभी रेस्ट पे मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, फोर्स लग रहा है, डेफिनेटली कोई फोर्स लग रहा है। अब सेकंड लॉ क्या है, एग्जैक्ट उसकी इक्वेशन बोलेगा, कौन सा केस है बोलो, एक्सटिंग्विशर, ठीक है, मास बाहर निकल रहा है, मतलब इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में भी क्या है, वो वाली इक्वेशन यूज है, ठीक है। तो एग्जांपल में कौन सा एक एयर बलून लिख लिए, और क्या लिख सकते हो, रॉकेट का केस लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब देखो, अभी एक्चुअली मुझे ना प्रॉब्लम्स करवाने थे, पर जो मैंने बोला अभी मुझे इसमें क्या थोड़ा डिस्कशन करना है, वो ग्रुप में मैं बोला था कि मैं डिवाइड करने वाला हूँ, अब टारगेट दूंगा, ठीक है ना। प्रॉपर क्या कहते हैं, फोकस अपना होना चाहिए, ठीक है। जो स्टूडेंट लास्ट क्लास में बैठे थे, जो मैंने बोला कि स्पेसिफिक बोर्ड या अभी टारगेट हो एग्जाम का, ये डीपीवी में लाया, ठीक है। उनके लिए आई थिंक अराउंड 15 स्टूडेंट जितने बैठे थे, ये डीपीवी में लाया हूँ, ठीक है। उनको डीपीवी कंप्लीट करनी है इस वीक, पोस्ट मोशन स्ट्रेट लाइन की है, ठीक है। जो बोर्ड के लिए बैठे हैं प्रायोरिटी उनकी वो है, उनके लिए खास, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव वाले हैं स्टूडेंट, उनके लिए जो टारगेट है मैं कौन सा दे रहा हूँ, देखो अब इसमें है ना, क्या कहते हैं, ग्रुप्स में, इसमें भी 2 ग्रुप में बांट रहा हूँ, जितना मैंने तुम लोगों को ऑब्जर्व किया उस हिसाब से, ठीक है। 2 ग्रुप में मैं बांट रहा हूँ, उनको मैं उस हिसाब से अलग अलग टारगेट दूंगा, ठीक है। तो वो जो ग्रुप है उनको मैं पीडीएफ नाम के साथ वो ग्रुप बांट रहा हूँ, उस हिसाब से मैं पीडीएफ दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, या नेक्स्ट क्लास में आओगे तो प्रिंट भी मिल जाएगी। वो टारगेट कंप्लीट करके लाना, ठीक है, उतना कंप्लीट करके लाना है। अगर पीडीएफ में ना दूं तो मैं लिख लूंगा क्या टास्क करना है, नोट्स तो है सबके पास, और वो मॉड्यूल भी मिल चुका है, ठीक है ना, तो उसमें से ही दे दूंगा, ओके। और दिमाग में डाल देना, अगर मैं ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसा मत समझना एक ग्रुप अच्छा है एक ग्रुप खराब है, या फिर एक पे मैं ज्यादा ध्यान दूंगा दूसरे पे कम ध्यान दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं दोनों ग्रुप में ढंग से ध्यान दे सकूं, ठीक है। जो मेरा, हाँ वो बात है, जो मेरा काम करके आएगा वो मैं सामने बोल रहा हूँ, कोई भी ग्रुप में हो जो मेरा काम करके आएगा उसको मैं डेफिनेटली प्रायोरिटी दूंगा, ऑब्वियस है, ठीक है। जो नहीं करके लाएगा सीधी बात है, मैं उसको फोर्स तो कर नहीं सकता, ठीक है। और जो मेरा काम करके लाएगा डेफिनेटली उनको प्रायोरिटी मिलेगी, बाद में कोई भी ग्रुप में हो, डजंट मैटर, मुझे उससे मतलब नहीं है। एक ग्रुप जो है जैसे मुझे लगे कि यहाँ कंसेप्चुअली स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनको एक टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा जो ग्रुप है उसमें मुझे अगर लग रहा है कि पहले थोड़ा रिवीजन पॉलिशिंग की जरूरत है, उसके बाद वो हायर लेवल प्रॉब्लम्स कर सके हैं, तो उस हिसाब से मैं ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर वाइज चेंज होते जाएगा, किसी स्टूडेंट को लगे कि नहीं ये चैप्टर मेरा वीक है तो फिर दूसरे ग्रुप में आ जाए, जिसको लग रहा है कि नहीं ये चैप्टर मुझे आता है पहले ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी मुझे जो फर्स्ट इंप्रेशन से जो लग रहा है मुझे उस हिसाब से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मैं टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है। नाम के हिसाब से मैं भेज दूंगा, वो इस वीक में कंप्लीट करना है, ठीक है। पर अब मैं वो थोड़ा वो क्या कहते हैं लीनियंस इतनी नहीं दिखाऊंगा, मुझे प्रॉपरली चाहिए फोकस, ठीक है। तो ये जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो एक बार ये ले लेना, ठीक है, उनका ही टारगेट है, उनके प्रॉब्लम जो वो सब करना है, ठीक है। और ग्रुप में वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है ना, टारगेट 2 ग्रुप का, ओके।
Yes,